स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज़ भुवन अपूर्व झा और आज इस क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी के जो मेजर ऑपरेटिव टॉपिक्स हैं उन सारों को हम एक साथ समझेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो आज के लिए हम आपके लिए लाइन अप करके लाए हैं। सबसे पहले विल बिगिन द डिस्कशन विद द लेयर्स ऑफ द अर्थ। ओके, जो हमारे डिफरेंट लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर हैं उनको हम पहले सबसे पहले समझेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर। ओके, आफ्टर दैट we will go on to insolation, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसोलेशन और उससे कैसे जुड़ा है एल्बिडो का कॉन्सेप्ट। ओके, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी जिसे हम समझते हैं ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में, वो भी समझेंगे उसके बाद। ऑलराइट, उसके बाद आइसोथर्म्स, देन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। हवा ए से बी पॉइंट क्यों जाती है, एक फोर्स होना चाहिए। हवा अगर मूव कर रहा है तो देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट, वो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। कैसे काम करता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट। देन कोरियोलिस फोर्स। ओके, एटमॉस्फेयर के चैप्टर में आप देखेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दफ़ा कंफ्यूजन का एक सोर्स बना रहता है वो है कोरियोलिस फोर्स। सो विल अंडरस्टैंड दैट, क्या उससे कॉन्सेप्ट्स उभर के आते हैं। और उसके बाद हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में समझेंगे, यानी कि हेडली सेल, फेरल सेल और पोलार सेल। ओके, इसी तीन सेल्स के वजह से हमारा हवा बिटवीन से 0 डिग्री इक्वेटर और 90 डिग्री एट द पोल्स, इन तीनों जगहों के बीच सर्कुलेट कर रहा है। तो कैसे ये सेल्स फॉर्म होते हैं और कैसे उनका इफेक्ट पड़ता है हवा के ऊपर, विल सीक टू अंडरस्टैंड। उसके बाद ये तीन टॉपिक्स, एल नीनो, ला नीना, मोडोकी, इंडियन ओशन डाइपोल। ओके, वी विल अंडरस्टैंड थ्रू मैपिंग। ऑलराइट, कि कैसे ये तीनों को हम मैप के थ्रू जल्दी से समझ सकते हैं। तो स्टैंड बैक फ्रेंड्स, दिस डिस्कशन विल बी इंटरेस्टिंग। शुरुआत करने से पहले प्लीज डू कंसिडर लीविंग अस अ लाइक एंड अ कॉमेंट। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी क्रूशियल है फ्रेंड्स, इट गिव्स अस द मोटिवेशन टू डू बेटर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज क्लाइमेटोलॉजी फॉर यूपीएससी। मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा और इस पूरे डिस्कशन का जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, ओके, क्योंकि आज तो हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, पर इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस और वैल्यू एडेड मटेरियल मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। ये आप स्कैन करेंगे तो आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एक बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है डेडिकेटेड टू लर्निंग अबाउट ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, जो कि पॉसिबल है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स, पर हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस हो सके। इन दैट केस ज्वाइन विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, सेम नाम से, भुवन स्टडी IQ। राइट, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले द टॉपिक दैट वी विल सीक टू अंडरस्टैंड इज द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स कैसे हैं। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सरफेस। ओके, 0 हाइट पे हो आप। अब यहां से जब आप ऊपर की तरफ देखना शुरू करते हो, यू विल फाइंड कि आपकी डिफरेंट लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जिन स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, मैंने आयोनोस्फेयर को इसमें नहीं दिखाया है, क्यों, वो भी समझेंगे थोड़ी देर में। ऑलराइट, अच्छा, अब इन दोनों सारे जो हमारे जोन्स बने ना फ्रेंड्स, उसमें आप देखेंगे कि ये जो एक ट्रांजिशन एरिया बन रहा है एक जोन से दूसरे जोन के बीच, ये लाल लाइन जो है, इसको हम मानते हैं ट्रांजिशन एरिया। तो ये ट्रांजिशन एरियाज का भी नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटो और मेसो के बीच में स्ट्रेटोपॉज, मेसोथर्मो के बीच में मेसोपॉज और थर्मो और एक्सो के बीच में थर्मोपॉज। यानी कि रूल क्या है फ्रेंड्स, द बाउंड्री बिटवीन द टू लेयर्स इज नेम्ड आफ्टर द लोअर लेयर, हमेशा। ठीक है, याद रखने का जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमें समझ लेना है। तो ये है हमारे बाउंड्री बिटवीन दी डिफरेंट लेयर्स। अब ऐसा है फ्रेंड्स, हमें इंडिविजुअली इन लेयर्स को ध्यान से समझना है। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये सतह से शुरू होता है, ग्राउंड लेवल से शुरू होता है। और आप देखेंगे हमारा ट्रोपोस्फेयर का जो डेप्थ है या हाइट है वो सेम नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, पर आप देखेंगे दैट इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। क्यों होता है, क्या होता है, वो भी 2 मिनट में समझते हैं। पर सबसे पहले, द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज इज प्रेजेंट हियर, इसीलिए सबसे ज्यादा लाइफ अमंगस्ट ऑल दी लेयर्स, जितने सारे लेयर्स हमने देखे ना, सबसे ज्यादा जो लाइफ प्रेजेंट है वो ट्रोपोस्फेयर में है। ओके, वेदर अकर्स इन दिस रीजन। और जैसे मैं आपको बता रहा था, द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर वेरीज, ये थिकर है इक्वेटर के ऊपर और पोल्स के ऊपर थिनर है। ओके, अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये देखिए फ्रेंड्स, 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है लगभग, और 90 डिग्री पोल्स के पास में 8 किलोमीटर है बस। ओके, क्यों है समझते हैं।
अच्छा, इस लेयर में एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि हमें हर लेयर में टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे हो रहा है वो पता होना चाहिए। ओके, तो आप देखेंगे इस लेयर में टेम्परेचर घटता है स्ट्रेट अवे। आप जब हिल स्टेशन जाते हो आपको ठंड लगती है, पर आप प्लेन्स पे रहोगे, दिल्ली में रहोगे तो गर्म लगेगा। करेक्ट? ऐसा क्यों है? यू विल फाइंड कि द डेंसिटी ऑफ द गैसेज रिड्यूसेस, एयर बिकम्स थिनर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपका एयर का कॉन्सेंट्रेशन भी का पतला हो जाता है, इसीलिए इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीद इन ऑल्सो ना। तो आप देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर जो है इस लेयर में पर किलोमीटर जब आप ऊपर जाते हैं, यू विल लूज द टेम्परेचर बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम कहते हैं जनरल लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट या जस्ट लैप्स रेट। ओके, हर किलोमीटर जैसे आप ऊपर जाओगे -6.5 आपका टेम्परेचर एवरेज होना चाहिए। करेक्ट? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि हमारा ट्रोपोस्फेयर अब थिकर क्यों है इक्वेटर पे पोल्स के कंपैरिजन में। ऑलराइट, सबसे पहला बात समझिए फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कैलकाटा से न्यू दिल्ली गाड़ी चला के जा रहे हो। ओके, हाईवे पे गाड़ी चला के जा रहे हैं। नाउ व्हेन यू आर गोइंग ऑन द हाईवे, आप देखेंगे आपको कहा जाता है कि आपका टायर का प्रेशर कम रखिए। करेक्ट? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप गाड़ी चलाएंगे, फ्रिक्शन होगा रोड के साथ, तो आपका टायर जो हवा है टायर के अंदर वो एक्सपैंड करेगा, यानी कि हीट में चीजें एक्सपैंड करती हैं। करेक्ट? ओके, पहला कॉन्सेप्ट। हमारे पोल्स पे हम देखते हैं हमारा टेम्परेचर है कम, ठंड है वहां पे, जिसके चलते एयर का वॉल्यूम है कम। करेक्ट? और क्योंकि वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि फ्रेंड्स हम तो ये तो जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करेक्ट? पहला रीजन देखते हैं। सेकंड रीजन, इक्वेटर पे देखिए टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी है, यानी कि एयर एक्सपैंड किया हुआ है, यानी कि यहां पे डेंसिटी कम है। तो जिस जगह पे वॉल्यूम ज्यादा ले रहा है हवा, वहां पे आपका डेप्थ ऑफ द ट्रोपोस्फेयर भी ज्यादा होगा। पोल्स पे वॉल्यूम कम ले रहा है हवा, तो इसीलिए हमारा ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो कम रहता है। करेक्ट? सिमिलरली आप देखेंगे इक्वेटर पे हमें ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन मिलती है, ज्यादा गर्मी होती है वहां पे एज कंपेयर टू पोल्स। करेक्ट? सो इसीलिए आप देखेंगे क्योंकि इसके चलते यहां टेम्परेचर ज्यादा है, एंड दस वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्सपैंड्स, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, और इसीलिए ट्रोपोपॉज आपका 18 किलोमीटर है ऑन द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर। सीधा एकदम इंटरप्रिटेशन है सन के रेज से, और उसके बाद उससे उत्पन्न होने वाली गर्मी से, और उस गर्मी का ज्यादा वॉल्यूम लेने से, और जिसके चलते उसका डेंसिटी कम रहता है। करेक्ट फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे ड्यू टू दिस इंटेंस हीटिंग ऑफ द इक्वेटर, इसीलिए आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स आर ऑब्जर्व्ड। फ्रेंड्स, हमने कभी कभी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा अपने किताबों में ITCZ का कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पे दोनों साइड से हवा आके एक तरीके से इक्वेटर पे ऊपर जा रहा है। तो क्योंकि दोनों साइड से हवा आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ हवा भी ज्यादा है। वंस अगेन यू फाइंड दैट लीड्स टू मोर डेप्थ और मोर हाइट ओवर माई इक्वेटर फॉर द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज हमारा 18 किलोमीटर तक है इक्वेटर के ऊपर, पोल्स पे बस 8 किलोमीटर है। करेक्ट? ओके, तीसरा रीजन देखिए, इक्वेटोरियल रेडियस हमारा ज्यादा है पोलर रेडियस से, जिसके चलते आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम है इक्वेटर पे, पोल्स पे मिनिमम है, और जिसके चलते आप देखेंगे आपका इक्वेटर पे एक स्लाइट बल्ज क्रिएट होता है। ओके, माई अर्थ का स्पेस आप देखोगे ना, ऑब्लेट स्फेरॉइड हम कहते हैं, यानी कि वो पोल से थोड़ा सा चपटा हुआ है और इक्वेटर के साइड से थोड़ा सा फैला हुआ है। करेक्ट? तो वही आप देखेंगे कि ड्यू टू दिस द स्लाइट बल्ज इज क्रिएटेड नियर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द थिकर ट्रोपोस्फेरिक इक्वेटर। करेक्ट? 10 क्योंकि ज्यादा बल्ज है तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा एरिया मिल रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए आपका ट्रोपोस्फेयर भी थिकर है ओवर द इक्वेटर एज कंपेयर टू पोल्स। है कि नहीं फ्रेंड्स? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लेयर देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब जैसे हमने देखा था कि हमारे ट्रोपोस्फेयर में 81% के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में करीब करीब 19% हम देखते हैं। ओके, अच्छा, इस लेयर में हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड। हमने ट्रोपो में क्या देखा था फ्रेंड्स कि हमारा टेम्परेचर घट रहा था ऑल्टीट्यूड के साथ, पर यहां पे ठीक ऑपोजिट हो रहा है। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? सो यू विल फाइंड कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस का प्रेजेंस होता है। ओके, जो हम ओजोन लेयर समझते हैं ना, वो सारा का सारा एक तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेजरली वहां पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो आप देखेंगे विच अब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन, और जिसके चलते आपका टॉप लेयर में हीटिंग अप होगा ओजोन का, क्योंकि ओजोन क्या करता है, सन के रेडिएशन को ट्रैप करता है ना। हमें पढ़ाया जाता है कि सन के हार्मफुल यूवी रेज को ओजोन लेयर ट्रैप कर लेता है और उससे हम और आप बच जाते हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी जो ट्रैप कर रहा है, हीट को जो ट्रैप कर रहा है, मतलब खुद भी तो हीट अप हो रहा होगा, है कि नहीं? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। वो जो एनर्जी ट्रैप कर रहा है वहां पे हीट अप हो रहा है,
जिसके चलते आप देखते हैं कि आपका वहां पे टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट, क्योंकि ऊपर के सतह पे आपका ज्यादा अब्जॉर्प्शन का लेवल चल रहा है. ओके, नाउ ड्यू टू कोल्ड एयर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर. फ्रेंड्स, इसमें ध्यान दीजिए, अगर ये मेरा स्ट्रेटोस्फेयर है और मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड, करेक्ट, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको गर्म मिलेगा. इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स, कि नीचे वाले जोन में ठंडा है एज कंपेयर्ड टू ऊपर वाला जोन जहां पे गर्म होगा, है कि नहीं फ्रेंड्स? जानते हो, यही इसलिए ये रीजन है कि जब आपका ट्रोपोस्फेयर से गर्म हवा ऊपर आ रहा होता है और ऊपर आके ठंडा होता है, उसके बाद वो डाइवर्ज करता है. ऐसा नहीं होता आपका कि ये हवा सीधा ऊपर चला जाए. ऐसा क्यों नहीं होता? ये डाइवर्ज क्यों करता है हमारा ट्रोपोपॉज पे आके? क्योंकि इसके ठीक ऊपर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर लेयर में ठंडा हवा है, तो बॉयंसी का कॉन्सेप्ट है उधर. ठंडा हवा थोड़ी ना ठंडा हवा को पुश करेगा, इसीलिए डाइवर्ज कर जाता है फ्रेंड्स. करेक्ट? ओके, सो यू विल सी, ड्यू टू कोल्ड एयर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर एज कंपेयर्ड टू द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, अपवर्ड मूविंग एयर फ्रॉम सरफेस टू ट्रोपोपॉज डाइवर्जेस. सेम कॉन्सेप्ट. हाँ, हवा सीधा ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर लेयर पे आपका एक रिलेटिवली कोल्ड एयर प्रेजेंट रहता है एज कंपेयर्ड टू द टॉप लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. समझा फ्रेंड्स? आगे बढ़ा जाए. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट लेयर विच इज मेसोस्फेयर. ओके, गैसेस इन दिस लेयर बिकम डेंसर एज वन डिसेंड्स. और आप देखेंगे यहां पे भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है एज वन गोज डाउन. करेक्ट? टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड, यानी कि आप ऊपर से नीचे जब आओगे तो टेम्परेचर घटेगा. जो हम देखते हैं आपका इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग एंड डिसेंडिंग हैज टू डू विथ व्हाट फ्रेंड्स? मुझे बताइए. विच मीन्स दैट एज यू गो अप, ओके, योर टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, सेम एज ट्रोपोस्फेयर. करेक्ट? नाउ इन दिस लेयर, ड्यू टू गैसेस बिकमिंग डेंसर, इट स्लोज डाउन मीटियोर्स हेडिंग टुवर्ड्स सरफेस. ठीक है, जो हमारा मीटियोर शावर हम ऑब्जर्व करते हैं कभी कभी, कि सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मीटियोर्स आते हैं और वो जलते हैं और उसके बाद हमें दिखता है, तो वो किस लेयर में हो रहा है? मेसोस्फेयर में. क्यों? इस लेयर में क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका गैस का डेंसिटी ज्यादा है, जिसके चलते फ्रिक्शनल हीट जनरेट होता है. उस हीट के चलते आपके मीटियोर जलते हैं और उसी को हम कहते हैं मीटियोर शावर. करेक्ट? यह है मेसोस्फेयर का प्रॉपर्टी फ्रेंड्स. नेक्स्ट लुक एट थर्मोस्फेयर. यहां पे हम देखते हैं कि द डेंसिटी ऑफ गैसेस वंस अगेन रिड्यूसेस विथ ऑल्टीट्यूड. ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे हाई एनर्जी यूवी एंड एक्सरेज आर अब्सॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस. जो भी थोड़े बहुत गैसेस इस लेयर में प्रेजेंट है वो यूवी रेज को ट्रैप करेंगे. मतलब वंस अगेन यहां हीटिंग होनी चाहिए और वही आप देखते हैं यहां पे हीटिंग होता है, लार्ज टेम्परेचर इंक्रीज इज ऑब्जर्व्ड. ओके, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड, जैसा स्ट्रैटो में देखा था फ्रेंड्स, सेम चीज यहां हो रहा है. टेम्परेचर आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गर्मी होगी. क्यों? क्योंकि यहां भी अब्जॉर्प्शन ऑफ सन्स रेज हो रहा है, जिसके चलते वो मॉलिक्यूल्स आपस में हीट ट्रांसफर कर रहे हैं. करेक्ट? तो आप देखेंगे टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर में करीब करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा. पर मजे की बात देखिए फ्रेंड्स, कि इवन दो टेम्परेचर इतना ज्यादा है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, फिर भी आप जब इस पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे तो आपका स्किन जलेगा नहीं, आपको ठंडा लगेगा. सोचिए, इतना हाई टेम्परेचर है बट यू विल स्टिल बी अलाइव. यू विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एटलीस्ट. ठीक है, आप प्रेशर के चलते भले ही आपका कुछ हो जाए, पर टेम्परेचर के चलते आप नहीं मरोगे. क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इवन दो दे ऑब्जॉर्ब हाई एनर्जी, ठीक है, इनका जो नंबर है वो बहुत कम है. ठीक है, तो छोटे अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमारा ज्यादा हीट ट्रैप कर रहे हैं, एंड दस आपको एज सच कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन जिसे हम कहते हैं वो बहुत कम है. इट इज इनसफिशिएंट टू कॉज हार्म टू अस. समझे फ्रेंड्स? ये है थर्मोस्फेयर का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट देखते हैं आयोनोस्फेयर, क्योंकि मैंने इस क्लास के बिगिनिंग में आयोनोस्फेयर नहीं बताया था. देखिए फ्रेंड्स, आयोनोस्फेयर को एक हम नॉट अ डिस्टिंक्ट लेयर जैसा समझते हैं. काफी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट रहता है, सर थर्मोस्फेयर आयोनोस्फेयर का क्या इशू है? फ्रेंड्स, पहला समझिए, इट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट लेयर. ये फ्रीक्वेंटली ऑसिलेट करता है या फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करता है. ऐसा क्यों फ्रेंड्स? आप देखेंगे इट ग्रोज एंड श्रिंक्स इन साइज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड बाय द सन. क्योंकि सन जो है, सूर्य जो है, हमारा कंसिस्टेंटली एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है. कभी सोलार मैक्सिमा होता है, कभी सोलार मिनिमा होता है. यानी कि एक पीरियड में सन ज्यादा सोलार विंड्स फेंकेगा, एक टाइम पे कम फेंकेगा. और आयनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसी पे डिपेंडेंट है. अगर ज्यादा सोलार विंड्स आए तो ज्यादा आयनाइजेशन होगी, यानी कि आपका आयनोस्फेयर और चौड़ा होगा.
अगर कम सोलर विंड्स आए तो आयनाइजेशन की प्रोसेस कम, यानी कि आपका आयनोस्फेयर भी कम। इसीलिए इसे हम कहते हैं इट ग्रोज एंड श्रिंक्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आयनोस्फेयर में स्पैन अक्रॉस मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। ओके, आयनाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर विंड, और thus आपके ऑरोरा के फॉर्मेशन भी होते हैं फ्रेंड्स। याद है अभी कुछ दिनों पहले लद्दाख में भी ऑरोरा का फॉर्मेशन देखा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम सोलर मैक्सिमा के फेज में हैं, अभी ज्यादा सन का एनर्जी आ रहा है, ज्यादा आयनाइजेशन हो रही है, और इसीलिए आपका ऑरोरा भी आपको लोअर लैटिट्यूड्स तक देखा जा रहा है। अभी तक हायर लैटिट्यूड्स में ही देखा जाता था, आप लोग आइसलैंड, नॉर्वे जाते थे देखने के लिए, अब आपको यूके, इवन लद्दाख तक ये देखने को मिला है। वाई इज दैट हैपनिंग? क्योंकि सन का ज्यादा एनर्जी आ रहा है। ओके, राइट। नेक्स्ट, एक्सोस्फेयर, द टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, यहां पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एस्केप इनटू स्पेस फ्रॉम हियर। क्योंकि यह सबसे ऊपर का लेयर है तो आपके जो लाइटेस्ट गैसेस हैं उनका कुछ कॉन्सेंट्रेशन यहां मिल जाएगा। ओके, और एक और कॉन्सेप्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको जानना है, वो है कर्मन लाइन का। ओके, विच डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन माय एटमॉस्फेयर, ओके, एंड स्पेस। जो बाउंड्री है हमारा, तो इसका भी डेफिनेशन वेरिएबल है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे बुक्स में हमें 100 किलोमीटर्स बताया जाता है, पर आप देखेंगे कि नासा का वेबसाइट उसे 50 किलोमीटर्स ही बताता है। ऑलराइट, तो एनसीईआरटी सेज 100 किलोमीटर्स, बट अब अपडेट होके इसे 50 किलोमीटर्स बताया जाता है फ्रेंड्स। कर्मन लाइन द बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड स्पेस। ठीक है, ये था पहला कॉन्सेप्ट, लेयर्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा, प्लीज डू कंसीडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। बढ़ चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज सोलर इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ओके, हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन हम कहते हैं शॉर्ट वेव, और जो आउटगोइंग होता है वो है लॉन्ग वेव, यानी कि समथिंग लाइक दिस फ्रेंड्स। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, सो दिस इज व्हाट आई एम रेफरिंग टू। ओके, आपका इनकमिंग जो रेडिएशन है वो है शॉर्ट वेव, और एक बार आपका रेडिएशन अर्थ के सरफेस को हिट करके वापस जाने लगा, इसे हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। और यही लॉन्ग वेव रेडिएशन आप देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस इसको अलाउ नहीं करते हैं क्रॉस करने के लिए। तो आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, आपका इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। अगर इनकमिंग आउटगोइंग से ज्यादा होगा, यानी कि मेरा हीट ट्रैप हो रहा है, जिसके चलते आप देखते हैं आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, जैसे जैसे आपका ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे ज्यादा हीट ट्रैप होगी, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा। ओके, तो इंसुलेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यही है फ्रेंड्स। अच्छा, हम देखेंगे हमारा इंसुलेशन चेंज होता है। ओके, इट इज नॉट कंसिस्टेंट थ्रू आउट द अर्थ्स ऑर्बिट। अर्थ जब एक चक्कर लगाता है ना सन का, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंसुलेशन वेरिएबल ना हो सकता है वो। क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल इन साइज है। तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट उभर के आता है पेरीहिलियन और एपहिलियन। हिलियन, हिलियोस जो है वो ग्रीक गॉड है सन के, पेरी मतलब पास। तो जब आपका डिस्टेंस बिटवीन द सन और अर्थ मिनिमम होगा, यानी कि सन और अर्थ पास पास में होंगे, तो पेरीपिलियन। ओके, और जब दूर दूर होंगे, ए से अवे, ए से एपहिलियन। जब दूर दूर होंगे यानी कि डिस्टेंस ज्यादा है, उसे हम कहते हैं एपहिलियन। सिमिलरली अपोजी, पेरीजी का भी कॉन्सेप्ट आता है। पेरीजी यानी कि सन और मून और अर्थ पास पास में है, डिस्टेंस बहुत कम है, और एपोजी मतलब जब मून और अर्थ दूर दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है। करेक्ट? ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन, सबसे पहला हमारा रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, हमें पता है कि माय अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, जिसके चलते हमारे डिफरेंट लैटिट्यूड्स को डिफरेंट टाइप ऑफ या अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है फ्रेंड्स। ओके, विच इज वाई आप देखेंगे कि हमारा पोल्स पे आपका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, कम सनलाइट पड़ती है वहां पे। इक्वेटर पे ज्यादा सनलाइट पड़ती है, ज्यादा गर्मी होती है। करेक्ट? आगे बढ़ा जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन्स रेज। अब देखिए, क्योंकि आपका अर्थ का शेप जियोइड है, या हम कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। ओके, सो यू विल फाइंड दैट द सन्स रेज हिट द सरफेस एट डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। एकदम सिंपल कॉमन सेंस फ्रेंड्स। ऐसा अगर टिल्टेड है मेरा अर्थ, तो कैसे हर जगह सेम सनलाइट पड़ सकता है? आप खुद सोचिए। इसीलिए आप देखेंगे कि आपका जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पड़ता है इक्वेटर के ऊपर, इसीलिए इक्वेटर पे गर्मी भी ज्यादा होती है। आपका पोल्स पे ज्यादा एरिया कवर करते हुए आ रहा है वो, जिसके चलते आपका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, रेज भी हमारे वीक हो जाते हैं, पोल्स पे ठंड पड़ता है। करेक्ट फ्रेंड्स? अच्छा, द हायर द लैटिट्यूड द लोअर द एंगल ऑफ इंसिडेंस। करेक्ट? स्ट्रेट अवे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पोल्स के ऊपर है
वो सीधा सीधा रेज पड़ रहा है, वेयर एज इक्वेटर के ऊपर इट इज हैविंग टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है और ये एंगल भी हमारा कम हो गया। तो इसलिए आप देखेंगे द एरिया ऑफ सन्स इंसुलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन ड्यू टू वर्टिकल रेज एट इक्वेटर ओके इज लेस देन द एरिया ऑफ सन्स इंसुलेशन ड्यू टू स्लैंटेड रेज एट द पोल्स। वर्टिकल मतलब सीधा सीधा आना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आया और कम एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये लंबा डिस्टेंस कवर करके आया और ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसीलिए आप देखते हैं कि यहां पे ठंड होती है और इस जगह पे गर्मी होती है। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ा जाए तो देखिए एरिया ऑफ द सन्स इंसुलेशन, दीज आर द इनकमिंग रेज फ्रॉम द सन फ्रेंड्स। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल देखिए। अब आप देखिए दिस इज ट्रैवलिंग मोर डिस्टेंस और ये हमारे पोल्स पे लार्जर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो इक्वेटर के ऊपर है वो जल्दी हिट करता है क्योंकि अर्थ बल्ज है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया अर्थ का अपना बल्ज है, करेक्ट, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है अर्थ का, तो जिसके चलते ये जल्दी से हिट करता है और कम एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसीलिए हीट यहां पे ज्यादा है, हीट यहां पे कम है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ओके, तो एक और नोट देखिए, द सन्स रेज विथ स्मॉल एंगल्स ट्रैवल मोर इन द एटमॉस्फेयर, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, एंड द लार्ज एंगल्स दैट ट्रैवल लेस इन द एटमॉस्फेयर एट इक्वेटर। तो सन्स रेज का डिस्टेंस कितना ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, वो पोल्स के टाइप पे, पोल्स के साइड पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वेटर पे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे डिस्टेंस ऑफ द सन्स रेज इज हायर इन द पोल्स देन द इक्वेटर। एरिया में भी देखिए पोल्स हमारा ज्यादा बड़ा है कि नहीं फ्रेंड्स? देखिए एरिया में भी पोल्स पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ज्यादा एरिया में कम एनर्जी अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टेम्परेचर कम होगा ना, और कम एरिया में ज्यादा एनर्जी अगर घुसाएंगे तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। यही होता है इक्वेटर पे और ये होता है पोल्स पे। करेक्ट फ्रेंड्स, आगे बढ़ा जाए। लेंथ और ड्यूरेशन ऑफ द डे, हमें पता है फ्रेंड्स कि हमारा हाँ समर और विंटर एक टाइम का नहीं होता, अलग अलग अवधि के होते हैं, है कि नहीं? आपका दिन और रात अलग अलग चेंज होते हैं समर और विंटर में, जिसके चलते आपका इंसुलेशन वेरी करेगा फ्रेंड्स। आपका गर्मी में दिन लंबा होता है तो गर्म ज्यादा पड़ता है? और विंटर में गर्मी आपका कम पड़ रहा है। सिमिलरली ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि आपका कितना अलाउ करता है आपका सन्स रेज आने के लिए। अब क्या क्या चीज सन के रेज को बाधित कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल क्लाउड कवर, डस्ट, ऐश, स्मोक, इन सब के चलते आपका ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिसाइड होता है और वो डिसाइड करेगा कि आपका कितना सन्स का रेज आ पाया नहीं आ पाया। ओके राइट, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ चलते हैं, एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए एल्बिडो इज द रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनी एटमॉस्फेयर। ओके, एल्बिडो को हम कहते हैं द रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनी एटमॉस्फेयर। हर बॉडी ना फ्रेंड्स लाइट को या तो रिफ्लेक्ट करेगा या ऑब्जॉर्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे आपको बताया जाता होगा समर्स पे आप डार्क कलर मत पहनिए, लाइट कलर्स पहनिए। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर, व्हाइट शर्ट पहनेंगे आप तो वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जिसके चलते आप ठंडा महसूस करेंगे। अब समर्स में आप ब्लैक शर्ट पहनेंगे तो इट विल अब्सॉर्ब मोर लाइट, मोर हीट, जिसके चलते आपको गर्मी लगेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि द एल्बिडो ऑफ योर व्हाइट शर्ट इज हायर देन द एल्बिडो ऑफ योर ब्लैक शर्ट? जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी उतना ज्यादा एल्बिडो। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सप्रेस्ड एज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 to 1 में हम एक्सप्रेस करते हैं इसको। ओके, ब्लैक बॉडी का एल्बिडो होता है 0, यानी कि वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेगा। और आप देखेंगे हमारे अर्थ पे भी डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस का डिफरेंट डिफरेंट एल्बिडो रहता है। एकदम कॉमन सेंस, जो व्हाइट सर्फेसेस होंगे उनका एल्बिडो सबसे ज्यादा होगा। तो आप देखेंगे फ्रेश स्नो, ओल्ड स्नो, सबसे ज्यादा एल्बिडो, फिर थिक क्लाउड्स, थिन क्लाउड्स, आइस, ये पूरा लिस्ट है। इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे ओशंस का एल्बिडो बहुत कम है, यानी कि ओशंस रिफ्लेक्ट कम करते हैं, अब्सॉर्ब ज्यादा करते हैं। तो जो सारे स्टूडेंट्स ये डिस्कशन देख रहे हैं, हमको बताना चैट में नीचे इन द कमेंट बॉक्स, व्हाई इज इट दैट ओशंस हैव लो एल्बिडो एंड हाउ डज इट रिलेट टू दी से एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इन द ओशन? ओके, प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन से ये मेरा एल्बिडो कैसे लिंक है? क्या ओशंस का प्रोडक्टिविटी हाई होता है या लो होता है, और क्या उसका रिलेशनशिप है एल्बिडो के साथ? मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे। ओके, इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे बहुत सून स्टडी IQ के वेबसाइट पे। बाय द वे, डिस्कशन अगर अच्छा लग रहा है प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक, अ शेयर, अ कमेंट। हाँ, इसको फैलाइए भी अपने दोस्तों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट लुक एट टेम्परेचर बेल्ट। जब ये समझ लिया ना कि हमारे अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट डिफरेंट हीट पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमारा अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके का वेदर होगा, क्लाइमेट भी अलग अलग होगा, है कि नहीं। तो आप क्या देखते हैं, हमने कुछ कुछ एरिया में इसको डिफाइन किया है, डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका इंसुलेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एट एवरी लैटिट्यूड। ओके, तो हम देखते हैं कि जो हमारा 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है, जहां पे सन का रेज ज्यादा आ रहा है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, उसको हम कहते हैं टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। ओके, उसके ठीक बाद यानी कि 66.5 टू 23.5 एंड 66.5 टू 23.5 साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में, ठीक है, जहां पे आपका ठंड अब ज्यादा नहीं है, गर्म भी ज्यादा नहीं है, ठीक वाला वेदर है, उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ओके, और फाइनली 66.5 नॉर्थ के ऊपर यानी कि 90 तक, और 66.5 साउथ से लेके 90 साउथ तक, जहां पे ठंड बहुत है, उसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड मतलब ही हुआ ठंड का जोन। तो ये जो पूरा एरिया बना ना, इसे हम कहते हैं हीट सरप्लस एरिया। जो हमारा टॉरिड जोन है उसे कहते हैं हीट सरप्लस एरिया। क्यों? क्योंकि भाई गर्मी ज्यादा है। ओके, और हमारा जो फ्रिजिड जोन है उसको हम कहते हैं हीट डेफिसिट एरिया। ठंड ज्यादा है, हीट की कमी है। डेफिसिट मतलब क्या हो गया? कमी। ओके, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आइसोथर्म। आइसो का मतलब क्या होता है? सिमिलर, और थर्म का मतलब है एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस प्लेसेस विद इक्वल टेम्परेचर। ओके, तो वन लाइन दैट जॉइंस प्लेसेस विद इक्वल टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं आइसोथर्म। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि कोई हिल स्टेशन है, उसका मुझे आइसोथर्म निकालना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? क्योंकि अगर ऑल्टीट्यूड पे है तब तो एनीवेज उसका टेम्परेचर ठंडा ही रहेगा, तो हर इस हिल स्टेशन को हमेशा हम ग्राउंड लेवल पे रिड्यूस करेंगे, 0 मीटर पे लाके, उसके बाद उसका आइसोथर्म मेजर किया जाता है। ओके, तो व्हाट इज आइसोथर्म? एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस प्लेसेस विद इक्वल टेम्परेचर। अच्छा, आइसोथर्म में आप देखेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से आपके बुक्स में इसका डायग्राम होगा। कुछ आइसोथर्म्स होंगे जो बहुत आसपास होंगे एक दूसरे के, और कुछ आइसोथर्म्स होंगे जो बहुत दूर होंगे एक दूसरे के। तो अब सवाल उठता है कि किन आइसोथर्म में आपका टेम्परेचर चेंज जल्दी हो रहा है? अगर आइसोथर्म एट द एंड ऑफ द डे एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस को ज्वाइन करता है, तो ए और बी अगर आसपास हैं और ए और बी अगर दूर दूर है, तो रैपिड टेम्परेचर चेंज किधर हो रहा है? तो सीधा समझते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए ए का टेम्परेचर है 32 डिग्री वाला, 32 डिग्री का लाइन है ये, और बी का टेम्परेचर है 30 डिग्री वाला लाइन। तो अगर ये दोनों आसपास हैं, बहुत पास में है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कम डिस्टेंस पे मेरा टेम्परेचर बदल रहा है, और ये दोनों अगर दूर दूर रहे, यही 32 यही 30, ये दोनों अगर दूर दूर रहे, मैं कह सकता हूं कि ज्यादा डिस्टेंस पे अब टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है, इन दिस केस बढ़ रहा है। तो यानी कि व्हेन देयर इज लेस डिस्टेंस, कम डिस्टेंस है, तब आपका टेम्परेचर चेंज होता है जल्दी, यानी कि रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड। और अगर ज्यादा डिस्टेंस रहा मेरे लाइंस के बीच में, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है स्लोली, यानी कि ग्रेजुअल चेंज होता है। करेक्ट फ्रेंड्स? और इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। कैसे टेम्परेचर चेंज करता है? डिस्टेंस के साथ। समझा फ्रेंड्स? अगर डिस्टेंस है कम, ये वाला केस, अगर डिस्टेंस है कम तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ज्यादा। ओके, ग्रेडियंट का अर्थ ही है कोई चीज डिस्टेंस के साथ कैसे बदलती है। ओके, राइट, चलिए देखा जाए आइसोथर्म्स के नोट्स। इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विद इक्वल टेम्परेचर, अगर क्लोजली स्पेस्ड हैं, आसपास वाले आइसोथर्म्स है, मतलब टेम्परेचर चेंजेस क्विकली, जिसे हम कहेंगे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट है हाई। और अगर वाइडली स्पेस्ड हैं, दूर दूर हैं, तो टेम्परेचर चेंज होता है आराम से, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट हुआ कम। समझा फ्रेंड्स? सो अब जैसा मैंने आपको बताया था हिल स्टेशन वाला एंगल, कि जब भी हम किसी हिल स्टेशन का आइसोथर्म माप रहे हैं, तो उसे हम 0 मीटर पे खड़ा करके उसके बाद उसका लाइन से हम मापेंगे। ओके, देखिए, द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, ऑल आइसोथर्म्स आर कैलकुलेटेड by reducing the altitude of the town or the city to 0 meters above mean sea level. Right friends, ये है आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट। अब एक और चीज देख लीजिए, आपके किताबों में आपने देखा होगा मेरा आइसोथर्म का लाइन अचानक से चेंज होगा अगर वो ओशन और लैंड के बीच में जा रहा है तो। ऐसा क्यों है? आप देखना, आपके किताबों में रहेगा, एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है कि व्हाई इज इट दैट द आइसोथर्म सडनली बेंड्स नियर अ लैंड ओशन बाउंड्री। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ओके, ये दोनों जो सरफेसेस है ना, लैंड और ओशन,
ये दोनों का हीट कैपेसिटी अलग अलग है। क्या है हीट कैपेसिटी? आपको कितना एनर्जी, कितना गर्मी चाहिए हीटअप होने के लिए। तो उसमें हम क्या देखते हैं, हमारा जो लैंड है वो बहुत फटाक से, बहुत जल्दी से हीटअप हो जाएगा और बहुत जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि लैंड का हीट कैपेसिटी है लो, उससे कम एनर्जी चाहिए जल्दी से हीटअप होने के लिए। और ओशंस को हीटअप होने में भी टाइम लगता है और उसके बाद ठंडा होने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो हम कहते हैं द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ओशन इज हाई। और क्योंकि दोनों की हीट कैपेसिटी में तफत है तो इसीलिए आपका आइसोथर्म, क्योंकि आइसोथर्म एंड ऑफ द डे क्या है, एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। तो आपका इक्वल टेम्परेचर अब लैंड और ओशन पे होगा क्या अगर दोनों के सरफेसेस अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं? नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके चलते आपका लैंड ओशन बाउंड्री पे आपका आइसोथर्म्स बेंड करता है फ्रेंड्स। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जब टेम्परेचर समझ लिया तो अब प्रेशर समझते हैं फ्रेंड्स। ओके, प्रेशर को बड़ा आसानी से समझ सकते हैं हम। ओके, पहला पॉइंट समझिए, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। पहले समझो प्रेशर तो होता क्या है। ठीक है, प्रेशर, अगर मैं इधर खड़ा हूं ना, मेरे सिर के ऊपर एक वेट ऑफ या एक कॉलम ऑफ एयर है जो एग्जोस्फेयर तक जा रहा है। अभी हमने पढ़ा एग्जोस्फेयर के बारे में। तो मेरे सिर के ऊपर एक पूरा कॉलम ऑफ एयर है जो एग्जोस्फेयर तक जा रहा है, उसका जो वेट है मेरे ऊपर वो कहूंगा मैं प्रेशर ओवर माय बॉडी। ओके, अब आप देखते हैं कि मेरा पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर हवा जाता है तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। ओके, विंड्स ऑन सर्फेसेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स चेंज ऑफ प्रेशर इज मेजर्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी एक डिस्टेंस है x, जिसमें आपका प्रेशर चेंज हुआ बाय 5 मिली बार, और इस प्रेशर चेंज के चलते एक फोर्स उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और वही फोर्स रीजन बनता है कि हमारा हवा पॉइंट ए से पॉइंट बी फ्लो करके जाता है। ओके, सो इट इज अ नेट फोर्स दैट एक्ट्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट समझिए फ्रेंड्स। आइसोबार्स क्या है? सेम वे जैसे आइसोथर्म था ना, वैसे आइसोबार है। इक्वल प्रेशर वाले लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे आइसोबार्स क्लोजली स्पेस्ड होंगे तो क्या अर्थ हुआ फ्रेंड्स? कम डिस्टेंस में प्रेशर चेंज हो रहा है, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट आपका रहा हाई। अगर वाइडली स्पेस्ड रहे आपके आइसोबार्स, मतलब ज्यादा डिस्टेंस है प्रेशर का चेंज होने में। मान लीजिए इसका प्रेशर है 10 मिली बार, इसका प्रेशर है 5 मिली बार, तो 5 मिली बार डिस्टेंस चेंज हो रहा है मान लीजिए x डिस्टेंस में। यहां पे वही 5 मिली बार का डिस्टेंस चेंज हो रहा है y डिस्टेंस में, और y जो है बहुत बहुत छोटा है x के मुकाबले। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट जल्दी है, हाई है? दिस इज द सेम पॉइंट, आइसोथर्म वाला ही पॉइंट रिपीट किया है फ्रेंड्स। अगर आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई रहेगा, आपका विंड स्पीड है फास्ट। और अगर दूर दूर रहे हमारे आइसोबार्स तो आपका विंड स्पीड होगा स्लो, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है स्लो, कम है। जैसा आइसोथर्म्स वाला कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं कोरियोलिस फोर्स। फ्रेंड्स व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स? पहला सीधा समझ लो, आसान कॉन्सेप्ट है। ओके, हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, राइट? ऐसे घूम रहा है अर्थ। ज्योग्राफी में हर सिस्टम को चाहिए स्टेबिलिटी। ओके, एवरी सिस्टम वांट्स स्टेबिलिटी इन ज्योग्राफी। नाउ एनी स्टेशनरी एयर फ्रेंड्स, वो क्या करेगा? वेस्ट ईस्ट जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके ऊपर रोटेशनल मोमेंटम पड़ रहा है, एंगुलर मोमेंटम पड़ रहा है, करेक्ट? तो हर सिस्टम एक तरीके से ईस्ट जाने की खोजबीन करता है, अर्थ के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, और उसी में एक फोर्स उभर के आता है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ओके, सो लेट्स लुक एट इट। व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स कि वंस एयर हैज बीन सेट इनटू मोशन ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जब हवा निकल गया है, अब उसे एक अपेरेंट डिफ्लेक्शन आएगा, ओके, विच इज कॉज ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो आप देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका डिफ्लेक्शन होगा राइट की साइड, और सदर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्शन होता है लेफ्ट की साइड। ये बड़ा ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसका अभी हम यूज करेंगे थोड़ी देर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर राइट की दिशा, सदर्न हेमिस्फेयर लेफ्ट की दिशा। जब हमने ये देख लिया, अब जल्दी से देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसे चल रहा है हमारा। ओके, नाउ जैसा मैंने आपको बताया, विंड गोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, करेक्ट? ओके, पहला ये समझिए फ्रेंड्स, आपका अगर हवा जो है हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, करेक्ट? HP टू LP।
अब इस सिस्टम को तोड़ो फ्रेंड्स थोड़ा, ओके, लेट्स ब्रेक दिस सिस्टम डाउन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाई प्रेशर सिस्टम से हवा एग्जिट करता है, ये देखिए, विंड एग्जिट्स, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा जा रहा है, यानी कि एक हाई प्रेशर के सिस्टम से हवा बाहर की साइड जाता है, और एक लो प्रेशर के सिस्टम में हवा अंदर की साइड आता है, रिसीव करता है हवा को, रिसीव्स द विंड। तो ये है आपका सिस्टम जब हवा चलेगा हॉरिजॉन्टली। पर हवा हॉरिजॉन्टली तो नहीं चल सकता, वर्टिकली भी चलता है, ऊपर और नीचे भी चलता है। तो उसमें क्या सीन है फ्रेंड्स, उसमें आप देखेंगे कि एट ए लो प्रेशर सिस्टम आपका हवा राइज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि डेंसिटी घटता है, गर्मी जब होती है तो आपका वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटा तो ऊपर जाओगे, करेक्ट। और हाई प्रेशर सिस्टम में एयर डाइव करेगा, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा। बस इतना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से हो जाएंगे। ओके, हॉरिजॉन्टली हाई प्रेशर सिस्टम से हवा एग्जिट करेगा, लो प्रेशर सिस्टम में हवा अंदर को आएगा, हवा गले लगाएगा लो प्रेशर सिस्टम को। ओके, और आपका जब वर्टिकली चल रहा है, ऊपर जा रहा है हवा, तो लो प्रेशर सिस्टम, नीचे आ रहा है हवा तो हाई प्रेशर सिस्टम। इतना क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हेडली सेल सर्कुलेशन। अब क्योंकि हमारा इक्वेटर पे गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया इंसुलेशन बहुत है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि नहीं, तो उसके चलते आपका गर्मी है वहां पे। अब क्योंकि गर्मी है तो उसका डेंसिटी घटा मतलब वो ऊपर जाएगा तो वो कॉन्डेंसेशन एक्सपीरियंस करेगा, कूलिंग एक्सपीरियंस करेगा, ठंडाएगा, जिसे हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कूलिंग का प्रोसेस। ओके, आप जानते हैं एडियाबैटिक कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहीं और से एनर्जी लेके नहीं आता कूल करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, वो अपना एनर्जी को ही यूज करता है ताकि वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सके। इसी को कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कूलिंग। ठीक है, तो आपका हवा जब ऊपर जाता है ना, तो जो ठंडा हुआ वो खुद का एनर्जी यूज करके टेम्परेचर घटा रहा है और अपना बॉडी को एक्सपैंड कर रहा है। ओके, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इन साइज, राइट। लेट्स लुक एट इट। अंडरगोज एक्सपेंशन एंड कूलिंग एंड डाइवर्जेस एट द ट्रोपोपॉज। क्यों डाइवर्ज करता है? क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रेटोस्फेयर के सबसे लोएस्ट लेयर में आपका ठंडा हवा है उधर प्रेजेंट। ओके, तो आप देखते हैं कि आपका इक्वेटर पे क्योंकि सनलाइट है ज्यादा, तो इसीलिए राइजिंग एयर है, गर्मी है, और इसीलिए वहां पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 0 डिग्री पे गर्मी है, गर्म हवा बना, गर्म हवा ऊपर जाना शुरू किया, जैसे जैसे ऊपर गया ठंडाने लगा, जैसे जैसे ठंडा के ऊपर पहुंचा ट्रोपोपॉज पे, अब क्योंकि वो ऊपर नहीं जा सकता तो वो डाइवर्ज करता है। अब डाइवर्ज करता है तो कोल्ड एयर है फ्रेंड्स, कोल्ड एयर अब क्या करेगा? वो डाइव करना चाहता है, इट ऑल्सो वांट्स टू अचीव स्टेबिलिटी। तो हम देखते हैं कि हमारा कोल्ड एयर अब डाइव करेगा 30 डिग्री लैटिट्यूड के पास में, बोथ हेमिस्फेयर्स। ओके, अब डाइव किया तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जहां हवा ऊपर जाता है लो प्रेशर, जहां हवा नीचे आता है हाई प्रेशर। तो यहां पे बना हाई प्रेशर, यहां पे बना लो प्रेशर, और यही हवा अब 30 से 0 की तरफ भागेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टली चल रहा है। तो दिस इज द सर्कुलेशन फ्रेंड्स। 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में ये जो एक साइक्लिकल सर्कुलेशन बना, एक कन्वेक्शनल मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन बना, इसको हम कहते हैं हेडली सेल सर्कुलेशन। अब एक चीज आइडेंटिफाई करिए जल्दी से कि इस पूरा सर्कुलेशन का लेना देना किससे है फ्रेंड्स। स्टेप 1 क्या था कि आपका 0 डिग्री पे यानी कि इक्वेटर पे सन का इंसुलेशन यानी कि सन का इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज्यादा पड़ रहा है, जिसके वजह से यहां पे गर्मी हो रही है, जिसके वजह से आपका एयर ऊपर जा रहा है। तो क्योंकि ये सन के इंसुलेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अ थर्मली डायरेक्ट सेल। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये डायरेक्टली सन के रेज, सन के एनर्जी पे डिपेंडेंट है। और ये देखते हैं हम दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी, सदर्न हेमिस्फेयर भी। ऑलराइट, चलिए इसके नोट्स देखा जाए। तो आप देखेंगे राइज किया हमारा हवा, अब इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोपॉज पे पहुंच चुका है और अब पोल की तरफ निकल चुका है। ठीक है, तो वो ठंडा होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इसीलिए डाइव करता है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे। ओके, एंड दस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट ऑफ विंड टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब मामला समझिए फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी से। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ओके, एंड दिस इज माय इक्वेटर, दिस इज माय 30 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज माय 30 डिग्री साउथ। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा हवा
ऑन द ग्राउंड अकॉर्डिंग टू दिस फिगर फ्रेंड्स 30 से 0 की साइड जा रहा है कि नहीं, दोनों हेमिस्फेयर में। ये ग्राउंड पे है, ये ट्रोपोपॉज पे है। ग्राउंड पे 30 से 0 जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स 30 से 0 ग्राउंड पे हवा निकला हुआ है दोनों हेमिस्फेयर से, ओके। और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट के साइड डिफ्लेक्ट करेगा और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट के साइड डिफ्लेक्ट करेगा। अब मामला उठता है किसका राइट और किसका लेफ्ट। तो बंधुओं यहां हमारी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, यहां सीधा बात हो रहा है हवा का। हवा का लेफ्ट या हवा का राइट, हवा किस दिशा में फ्लो कर रहा है उस हिसाब से हम लेफ्ट राइट डिसाइड करेंगे। तो आप देखेंगे ये हवा नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, इसका दाहिना साइड कौन सा हुआ, इधर को। तो आप देखेंगे ये हवा चलता है ऐसा, ओके। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में अब डिफ्लेक्शन होना चाहिए लेफ्ट की साइड, तो आप देखेंगे ये हवा जाएगा ऐसा, ओके। और इन्हीं को हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। जब हम ओशनोग्राफी का क्लास करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बारे में। हमारा अर्थ का जो ओशन का पानी है ना, क्योंकि हवा ऐसा मूव कर रहा है, हमारा ओशन का पानी भी ऐसा मूव कर रहा है। तो जो इक्वेटर के नॉर्थ पे रहता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और जो इक्वेटर के साउथ पे रहता है उसको हम कहते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। और आप देखेंगे कि एक नेट इफेक्ट है ड्यू टू द ट्रेड विंड्स कि आपका हवा ईस्ट टू वेस्ट जाए, हाँ कि ना फ्रेंड्स। क्या एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हेडली सेल से कैसे ट्रेड विंड्स डिसाइड होता है और ट्रेड विंड से कैसे हमारा करंट्स डिसाइड होता है। क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी का क्लास है तो हम ज्यादा करंट्स पे अभी टच नहीं करेंगे, बट सेंस यही है कैसे कॉज रिलेशन हमें समझना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फेरेल सेल, ओके। फेरेल सेल में हम क्या देखते हैं कि अनलाइक हेडली सेल इट इज एन इनडायरेक्ट सर्कुलेशन, ये सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फ्रेंड्स। तो फेरेल सेल में क्या हो रहा है थोड़ा देखिए पहले, उसके बाद इस पे वापस आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 0 to 30 ये हमारा हेडली है, ओके। हेडली में हम देख रहे हैं कि 30 से 0 ऑन बोथ हेमिस्फेयर्स मेरा हवा यूं जा रहा है, यही जाके ट्रेड विंड्स बनते हैं। अब क्योंकि यहां पे डिसेंडिंग है तो आप देखेंगे एक हवा पोल्स की साइड भी निकलता है, ओके। और 60 पे आप देखते हैं हवा ऊपर को जाता है। अब आप में से काफी लोगों को सवाल उठेगा कि सर 60 डिग्री लैटिट्यूड जहां पे ठंडा है वहां पे कैसे हवा ऊपर जा सकता है, और 30 डिग्री जहां पे गर्मी है ऑन द ग्राउंड वहां पे हवा नीचे आ रहा है। ये तो ऑपोजिट आपने बता दिया है कि नहीं, ये डाउट आ सकता है फ्रेंड्स। तो इसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एडीज, ओके। एडीज का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, क्या है एडीज थोड़ा समझते हैं। लेट्स लुक एट दिस वेरी क्विकली, ओके, वन बाय वन। ये देखिए फेरेल सेल हैज राइजिंग एयर वेयर इट इज रिलेटिवली कोल्ड, यानी कि 60 डिग्री के लैटिट्यूड पे फेरेल सेल का हवा ऊपर जा रहा है, और डाइविंग एयर वेयर इट इज रिलेटिवली हॉट 30 डिग्री पे। ऐसा क्यों? पहला देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ एडीज। क्या है एडीज? अ वेव ऑफ एयर, ओके, एंड दे आर फॉर्म्ड इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब मामला उठता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी फ्रेंड्स। ज्योग्राफी में हर चीज को हम रिलेटिव तरीके से समझते हैं, ओके। ऐसा ध्यान दीजिए कि 60 पे जो मेरा ठंडा है या गर्मी है जो भी है, यहां पे अब हम इक्वेटर के कंपैरिजन में नहीं करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे पोल्स के मुकाबले, 90 डिग्री के मुकाबले, ओके। एंड दस यू विल फाइंड फ्रेंड्स, ओके, दस यू विल फाइंड कि एडीज वार्म द कूल एरिया एंड कूल द वार्म एरिया by mixing of air masses, and they are associated with mid latitude cyclone, okay। ये एडीज का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रेंड्स, ऑलराइट। ये देखिए फेरेल सेल गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ पोलर एंड वार्म सब ट्रॉपिकल एयर। जो हमारा इस पॉइंट पे ठंडा हवा पोल्स के साइड से आ रहा है और यहां से रिलेटिवली गर्म हवा आ रहा है, उन दोनों के मिक्सिंग के वजह से आपका सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है, एंड दस यू फाइंड that this air starts to rise up at 60 degrees centigrade. Correct friends? ये देखिए after mixing of cold air coming from poles plus warm air coming from 30 degree, resultant air is still warmer, thus warm air rises at 60 degrees centigrade. और once again ऊपर जाके डाइवर्ज होगा, तो ये बना हमारा फेरेल सेल सर्कुलेशन। इसे हम कहते हैं थर्मली इनडायरेक्ट सर्कुलेशन, ओके। डोंट वरी फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में एल नीनो लानीना करेंगे तो बहुत मजा आएगा। लास्ट वाला देखिए पोलर सेल। अब देखिए पोलर सेल क्या है फ्रेंड्स, यहां पे सन का इंसुलेशन है कम, टेम्परेचर है कम, ओके।
तो आप देखेंगे यहां पे कोल्ड हवा है, मेरा कोल्ड हवा है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर सिस्टम से हवा निकलती है बाहर के साइड। तो आप देखेंगे 90 से हवा चलता है 60 के साइड। ओके, दिस इज कोल्ड एयर दैट मूव्स। लुक एट दिस, कोल्ड डेंस एयर फॉर्म्स एट पोल्स, हाई प्रेशर क्रिएटेड, कोल्ड एयर स्प्रेड्स। और आपका पोलर फ्रंट का क्रिएशन होगा, उसके बाद आपका हवा ऊपर जाएगा, कुछ डिफ्लेक्ट होगा, वापस पोल्स की साइड गिरेगा, एंड दस यू फाइंड कि आपका पोलर सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए, सम ऑफ द राइजिंग एयर डाइवर्जेस टुवर्ड्स इक्वेटर 60 डिग्री पे, ठीक है, बाकी पोल्स की साइड गया, पोलर सेल फॉर्म किया। तो यानी कि एक डायग्राम चलो आपको फटाफट बता देते हैं हम, ताकि आसान सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। दिस इज 0, 30, 60, 90। ओके, कोल्ड एयर राइजिंग, सॉरी वार्म एयर राइजिंग, ठंडा हुआ, डाइवर्ज किया, डाइव किया, डाइव किया, पोल्स की साइड निकला, ये है हेडली सेल। ओके, यहां से ही अब आपका गर्म हवा चला इस साइड, क्योंकि 30 पे अब हम इसके मुकाबले हम देख रहे हैं, तो गर्म हवा चला इस साइड, 90 से आपका ठंडा हवा चल रहा है 60 के साइड। यहां पे बना हमारा फ्रंट, फ्रंट बना, हवा फिर से ऊपर को निकला। ओके, ऊपर को निकलेगा, फिर से डाइवर्ज करेगा, कुछ हवा वापस पोल्स की साइड निकला और फिर डाइव करेगा इधर। राइट फ्रेंड्स, तो ये बना हमारा फेरल सेल, ये बना हमारा पोलर सेल, और यही है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ हेडली सेल, पोलर सेल एंड फेरल सेल फॉर यू। जब ये कॉन्सेप्ट समझ लिया फ्रेंड्स, ओके, दिस इज द एंटायर जो मैंने आपको बताया है कि हमारा फाइनली पोलर सेल और हेडली सेल ही है जो थर्मली डायरेक्ट है, जो सन के रेज के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां पे सन का रेज का अभाव है, यहां पे सन का रेज का अबंडेंसी है, और इसको हम कहते हैं थर्मली इनडायरेक्ट, क्योंकि ये फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर। करेक्ट फ्रेंड्स, जब ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, चलिए अब समझते हैं हम लोग हेडली सेल, पोलर सेल, फेरल सेल से ही रिलेटेड एल नीनो, ला नीना, एंसो, मोडोकी, ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत आसानी से समझ जाओगे आप। जस्ट स्टे पेशेंट, लाइक प्लीज बताइएगा आप हमको, लाइक एंड कमेंट आपके भरोसे है, कॉन्सेप्ट आप हमारे भरोसे छोड़ दो। ओके, ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स। पहले सबसे पहले हम लोग अपना इक्वेटर ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए। ओके, तो ये रहा मेरा इक्वेटर। अब थोड़ा देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ट्रेड विंड्स के बारे में, हेडली सेल सर्कुलेशन के चलते। तो हम क्या देखते हैं, हेडली सेल सर्कुलेशन के चलते आपका हवा यूं चल रहा है कि नहीं, यहां पे डिफ्लेक्ट हो रहा है राइट को, यहां पे डिफ्लेक्ट हो रहा है लेफ्ट को। तो आप क्या देखेंगे, हमारा ट्रेड विंड्स इनको कहा जाता है। ये ट्रेड विंड्स अब सारा का सारा हवा को, पानी को अब पुश करते हुए इधर लाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना, ओशन करंट्स चल रहे हैं हमारे, तो ये सारा का सारा हवा एक तरीके से पानी को पुश कर रहा है। और नॉर्मल ईयर पहले समझेंगे, फिर एल नीनो, मोडोकी, ला नीना, ये सारे समझेंगे। पहले नॉर्मल क्या होता है समझते हैं। तो देखिए, ये ट्रेड विंड सारा का सारा हवा को पुश कर रहा है साउथ अमेरिका के कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट की तरफ, जिसके चलते आप देखते हैं कि आपका फाइनली ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास में एक गर्म पानी का ब्लॉक बनेगा इधर। ठीक है, गर्म पानी क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास का एरिया है, गर्म हवा चल रहा है, तो गर्म पानी का एक पूरा का पूरा मास फॉर्मेशन होता है, सारा का सारा गर्म पानी पुश होके इधर आ गया। इसको हम कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक पूल। ओके, अब ये गर्म पानी है फ्रेंड्स, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर होगा? क्योंकि गर्म हवा मतलब लो प्रेशर। तो लो प्रेशर हुआ तो आप देखेंगे अब फिर हवा यहां से ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, कॉन्डेंसेशन कूलिंग होगी, कॉन्डेंसेशन कूलिंग होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होता है रेनफॉल। करेक्ट। अब जब रेनफॉल हो गया, ये ऊपर का हवा जो अब सारा का सारा मॉइस्चर ड्रॉप कर चुका है, यानी कि बन गया है अब कोल्ड ड्राई विंड। यहां पे बचा जो है हमारा, वो बना कोल्ड ड्राई विंड। अब ये कोल्ड ड्राई विंड क्या इसका प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स? ये डाइव करना चाहता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा, जहां पे भी कोल्ड ड्राई विंड है वो डाइव ही करना चाहता है। तो आप देखेंगे इसका एक आर्म डाइव करेगा साउथ अमेरिका के ऊपर, और इसका दूसरा आर्म डाइव करेगा मैडागास्कर के ईस्ट साइड पे मैस्करीन आइलैंड्स के पास में। ओके, मतलब जहां डाइव कर रहा है वहां है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर है कि नहीं फ्रेंड्स? चलिए
जब यहां तक समझ लिया, अब हाई प्रेशर जब हमारा ग्राउंड पे आ गया है तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स, वो लो प्रेशर की तरफ जाना चाहता है कि नहीं? ऑन द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली हमारा हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है ना। अच्छा, इस दौरान हम क्या देखते हैं, इंडिया में बहुत गर्मी पड़ चुकी है, पूरा समर, हाँ पूरा का पूरा समर आपको इंडिया का सबकॉन्टिनेंट गर्म हुआ पड़ा है, तो इंडिया के ऊपर है लो प्रेशर। तो सोचिए फ्रेंड्स, इंडियन ओशन में ये हाई प्रेशर अब इस लो प्रेशर से मिलने की कोशिश करेगा, पर बीच में है इक्वेटर। इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने के लिए मतलब कोरियोलिस फोर्स तो एक मेजर फैक्टर होगा ना यहां पे। तो ये हवा आपका चला इधर से, ये हवा निकला इधर से, पहले जाएगा लेफ्ट की साइड क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है, पहले बाएं की साइड गया, इक्वेटर क्रॉस किया, फिर दाहिने साइड गया क्योंकि राइट के साइड डिफ्लेक्शन होगी, और उसके बाद इंडिया में एंटर करेगा, और इसी को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। राइट फ्रेंड्स, देखिए पहले फर्स्ट डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में था, उसके बाद डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में था। मीनवाइल आप एक और चीज देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आप देखेंगे कि वेस्टर्न पैसिफिक पूल के बनने से, क्योंकि एक मास ऑफ पानी पूरा का पूरा इधर आया है, बहुत सारा पानी ऑस्ट्रेलिया के पास में आया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास में पानी का हाइट थोड़ा सा हो जाता है, रेज बढ़ जाता है। यानी कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया पे खड़ा हूं और मैं साउथ अमेरिका की तरफ देख रहा हूं ओशन को, तो मेरा ओशन का स्लोप कुछ ऐसा रहेगा नीचे के साइड। तो अब ये अनस्टेबिलिटी हो गया ना, पैसिफिक ओशन में अनस्टेबल कंडीशंस हो गए ना फ्रेंड्स। और जैसा मैंने बताया, ज्योग्राफी में हर कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी से लिंक करिए, तो आप देखेंगे इस इनस्टेबल या अनस्टेबल सिस्टम को अब ठीक करने के लिए आपका पैसिफिक ओशन के अंदर से ठंडा पानी आता है साउथ अमेरिका के साइड पे, ताकि ये सिस्टम फिर से स्ट्रेट हो जाए, और इसी को हम कहते हैं द अपवेलिंग ऑफ पेरू करंट। पेरू करंट इसी को कहते हैं फ्रेंड्स, जिसके आने से आप देखेंगे साउथ अमेरिका का फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जुड़ा है, क्योंकि पेरू करंट क्या है, ठंडा पानी है, ओशन के नीचे से आ रहा है, न्यूट्रिएंट रिच पानी है। तो न्यूट्रिएंट रिच पानी आता है, उस पानी में आते हैं फिशेस, उस फिश को खाने के लिए आते हैं बर्ड्स, और उन बर्ड्स का वेस्ट मैटर जिसे कहते हैं ग्वानो, वो ग्वानो से जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका का पूरा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन हमने समझा ना फ्रेंड्स, ट्रेड विंड से शुरुआत करते हुए इंडिया में मॉनसून कैसा हो रहा है और साउथ अमेरिका में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कैसे प्रभावित हो रहा है, ये आप देखते हैं एक नॉर्मल ईयर कंडीशन। ओके, अब जब हमने नॉर्मल ईयर कंडीशन समझ लिया, अब हमें समझना है एल नीनो ला नीना। चलिए फ्रेंड्स, अब ला नीना के ऊपर नजर डालते हैं। एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं आपको। अगर नॉर्मल ईयर में ये पूरा सिस्टम जो मैंने आपको बताया ये 100% एफिशिएंसी से काम कर रहा है, इनफैक्ट चलिए इसको इधर लिख देते हैं ताकि आप लोग बाद में इसे देख भी पाएंगे। ओके, अगर एक नॉर्मल ईयर में फ्रेंड्स, लेट मी राइट इट हियर, यहां पे लिखता हूं मैं। ओके, एक नॉर्मल ईयर में ये सिस्टम अगर 100% एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो हम देखेंगे लानीना में ये एफिशिएंसी 150% हो जाएगी, और एल नीनो में ये एफिशिएंसी 50% हो जाएगी। ठीक है, इसको बस ध्यान रखिएगा, अभी आप समझ जाएंगे हम क्या चीज बात कर रहे हैं। चलिए लानीना समझते हैं, जहां पे अब यही चीज, यही नॉर्मल ईयर का कंडीशंस अब और स्ट्रॉन्गर हो जाता है फ्रेंड्स। बस इतना याद रखिए, लानीना और कुछ नहीं है, नॉर्मल ईयर कंडीशंस ही और बेहतर हो जाते हैं। यानी कि अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका जो इक्वेटर पे ट्रेड विंड्स हैं स्ट्रॉन्गर, जिसके चलते जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल बनेगा वो बनेगा बड़ा, जिसके चलते आपका लो प्रेशर एट ऑस्ट्रेलिया और लोअर होगा, जिसके चलते जब हवा ऊपर जाएगी और ठंडा होगा और क्लाउड फॉर्मेशन होगा वो भी ज्यादा होगा, बड़ा क्लाउड बनेगा, ज्यादा बारिश होगी। करेक्ट, जिसके चलते आपका हाई प्रेशर एट साउथ अमेरिका और मैस्करीन आइलैंड्स ये भी ज्यादा हायर होंगे, जिसके चलते ये हवा जो इनिशियली लेफ्ट को जा रही है फिर इक्वेटर क्रॉस करके राइट को जाएगी, और यहां पे आप देखेंगे इवेंचुअली इंडिया पे मॉनसून भी ज्यादा होगा। ठीक है, एट ऑल ऑफ दीज प्लेसेस योर प्रेशर कंडीशंस आर स्ट्रेंथेंड, यानी कि आपका लो प्रेशर और लोअर होगा फ्रेंड्स इस जगह पे। अगर नॉर्मल ईयर पे ऑस्ट्रेलिया पे लो प्रेशर था फॉर एग्जांपल 10 मिलीबार, ओके, तो इन अ लानीना ईयर दिस प्रेशर ओवर ऑस्ट्रेलिया विल बी 5 मिलीबार। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा प्रेशर, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे लानीना पे या प्रेशर कंडीशंस आर स्ट्रेंथेंड।
आपके ट्रेड विंड्स थे स्ट्रॉन्गर, ज्यादा पानी आया ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऐसा समझिए कि जहां पे वेस्टर्न पैसिफिक पूल बना, यानी कि वहीं से आपका स्टोरी शुरू हो जाता है पूरा का पूरा एल नीनो ला नीना का। ओके, ला नीना क्लियर हो गया। अब देखते हैं एल नीनो। एल नीनो में क्या है फ्रेंड्स, द ओनली डिफरेंस इज कि इस बार हमारा जो ट्रेड विंड्स है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, जिसके वजह से जो ये गर्म पानी का ब्लॉक है वो यहीं पे बन जाता है साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास में। ओके, जिसे हम कह सकते हैं अब ईस्टर्न पैसिफिक पूल, पर चलिए WPP ही लिखते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये सारा गर्म पानी का ब्लॉक जो पहले ऑस्ट्रेलिया पे बन रहा था अब बना साउथ अमेरिका के पास में, यानी कि साउथ अमेरिका के ऊपर है लो प्रेशर, यानी कि साउथ अमेरिका के ऊपर होगी बारिश। ओके, हाई प्रेशर गिरेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यानी कि इस दौरान अब यहां पे हाई प्रेशर है, यानी कि यहां पे एक्सपीरियंस करेंगे ड्रॉट या बुश फायर, क्योंकि बारिश नहीं हुआ भाई साहब। हमारा जो हाई प्रेशर एट मैस्करीन आइलैंड है वो भी अब हो गया वीक, क्योंकि वो तो लो प्रेशर एट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि जो हवा भी चला वो वीक चलेगा अब, और इसीलिए आपका रेनफॉल ओवर इंडिया हो जाता है बाधित, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए कितना जल्दी आप सीख गए, यही है एल नीनो। क्या होता है एल नीनो में, स्टेप 1 आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न पैसिफिक पूल या वो जो गर्म पानी का ब्लॉक है वो ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित, साउथ अमेरिका तक ही सीमित रह जाता है, जिसके चलते लो प्रेशर उधर फॉर्म हो जाता है, जिसके चलते आप फ्लैश फ्लड्स देखेंगे इधर। यहां पे तो एटाकामा डेजर्ट, पैटागोनिया डेजर्ट है, डेजर्ट के ऊपर ज्यादा बारिश हो गई, क्या होगा, फ्लैश फ्लड्स होगा, पानी को रोकने के लिए कुछ नहीं है कि नहीं। आपके रूट्स वगैरह होंगे तभी तो पानी का वो फ्लो तोड़ते हैं, वहां पे तो कुछ है ही नहीं, पानी फुल स्पीड में जाएगा, फ्लैश फ्लड्स होंगे। करेक्ट फ्रेंड्स, ये है एल नीनो का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं मोडोकी। मोडोकी जो है फ्रेंड्स एक जापानीज टर्म है जिसका अर्थ ही होता है मिडल। ओके, बिगेस्ट हिंट यही है, मोडोकी का अर्थ है मिडल। इस सीन में क्या होता है, आपके ट्रेड विंड्स जो हैं इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो पूरा ऑस्ट्रेलिया तक धक्का दे पाए आपके पानी को, तो इन दिस केस आपका ट्रेड विंड्स यहीं पे आपका वेस्टर्न पैसिफिक पूल बना देगा, सेंटर ऑफ द पैसिफिक ओशन। ओके, यहां तक आते आते इनका एनर्जी खत्म, उसके बाद नहीं धक्का दे पाते वो ऑस्ट्रेलिया तक, यानी कि इस बार लो प्रेशर बना इधर, यानी कि इस बार बारिश जो हो रही है वो पैसिफिक ओशन के बीच में हो रही है, यानी कि फिर से हाई प्रेशर गया एक इधर दूसरा इधर, यानी कि फिर से हमारा हाई प्रेशर यहां पे हो गया वीक, यानी कि फिर से हमारा रेनफॉल ओवर इंडिया होगा वीक। यही है मोडोकी। तो फ्रेंड्स मोडोकी में क्या है, मिडल किस चीज के लिए स्टैंड करता है, द वेस्टर्न पैसिफिक पूल। ओके, WPP से डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट एंजो देखते हैं फ्रेंड्स। एंजो में आप क्या करते हैं, आप दो आइलैंड्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मापते हैं। ओके, चलिए एक जल्दी से एक टेबल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। एंजो को समझने के लिए ये एक मैथ्स के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप डार्विन आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है और ताहिती, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस मापते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में हमने क्या देखा कि आपका लो प्रेशर होता है ऑस्ट्रेलिया पे, यानी कि डार्विन पे एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया हाई प्रेशर होनी चाहिए। लेट्स राइट, यहां पे फॉर एग्जांपल 10 बार का प्रेशर है, यहां पे फॉर एग्जांपल 50 बार का प्रेशर है। ओके, ला नीना में हमने क्या देखा, यही चीज और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, यानी कि इस बार आपका लो प्रेशर हो गया है स्ट्रॉन्ग, यानी कि अब हो गया 5 मिलीबार या 5 बार। घटना मतलब क्या हुआ, आपका लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग हुआ ना, जितना लो होगा उतना बेहतर। यहां पे आपका हाई प्रेशर हो गया है फॉर एग्जांपल 60। करेक्ट। अच्छा, एल नीनो में क्या हो रहा है, अब आपका लो प्रेशर घटेगा, यहां पे इट इज बिकमिंग वीकर, हाई प्रेशर बन रहा है, यानी कि इन दिस केस कंसीडर करिए 20, और अब आपका हाई प्रेशर भी घटेगा यहां पे, है कि नहीं, कंसीडर करिए 40। अब आपको बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों फिगर्स का डिफरेंस निकालिए। ओके, 50 - 10 40, 60 - 5 55, 40 - 20 20। ये जो हाई आपका ऑसिलेशन हुआ, हाई ऑसिलेशन इन द पैसिफिक ओशन विच मींस ला नीना। देखिए, हाई ऑसिलेशन मतलब ला नीना, और अगर लो ऑसिलेशन रहा मतलब एल नीनो। राइट, यही है एंजो का कॉन्सेप्ट। आप एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों आइलैंड्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस माप रहे हैं। अब आप सोचेंगे सर क्यों, हम क्यों नहीं साउथ अमेरिका और इसके बीच में माप लेते हैं,
क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोडोकी का कॉन्सेप्ट समझाया। तो मोडोकी का फैक्टर को अकाउंट करने के लिए, मोडोकी का फैक्टर को भी स्टडी करने के लिए हम एंजो को पढ़ते हैं और हम बस प्रेशर डिफरेंस को मापते हैं इन दोनों आइलैंड्स के बीच में। अगर हाई प्रेशर डिफरेंस रहा यानी कि बारिश अच्छी होगी, लो प्रेशर डिफरेंस रहा यानी कि बारिश खराब होने वाली है। ये रहा एंजो का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट देखा जाए इंडियन ओशन डाइपोल का कॉन्सेप्ट होगा मेरे ख्याल से। यस, इंडियन ओशन डाइपोल। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने देखा एल नीनो, ला नीना, एंजो, हाँ मोडोकी, ये सब हो गया। इंडियन ओशन डाइपोल में क्या है, आप अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इन दोनों के टेम्परेचर और प्रेशर को मेजर करते हो। ऐसा क्यों? ओके, चलिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में हम क्या देखते हैं आप अभी समझ जाओगे। हम इसमें देखते हैं कि अरेबियन सी का टेम्परेचर जो है वो बे ऑफ बंगाल से ज्यादा है, पहला चीज। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं फ्रेंड्स कि आपका लो प्रेशर एक अरेबियन सी पे भी फॉर्म हो रहा है क्योंकि अरेबियन सी गर्म है बे ऑफ बंगाल से। अच्छा, लैंड का अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो आपका लैंड भी गर्म हुआ पड़ा है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका मैस्करीन आइलैंड से जो हवा चला, जब अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका को टच करके इक्वेटर क्रॉस कर गया, अब वो देखता है उसको LP1 और LP2 दोनों लो प्रेशर एक तरीके से उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ। करेक्ट, दोनों लो प्रेशर काम कर रहे हैं उसकी तरफ, इसीलिए वो हवा स्पीड में आएगी इंडिया के साइड। तो हम कहते हैं कि अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो हमारा बारिश अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों, इंडिया सब कॉन्टिनेंट का लो प्रेशर, इंडिया भी गर्म हुआ पड़ा है समर में, और अरेबियन सी का जो अपना प्रेशर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, वो दोनों साथ में काम करते हैं और उस हवा को अपनी तरफ खींचते हैं। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में इट इज गुड फॉर द रेनफॉल। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे काफी साल में एल नीनो भी साथ में काम करता है और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी साथ में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल साल 1997, 1997 में यह देखा गया था फ्रेंड्स, आपका एल नीनो इन ऑपरेशन था। यानी कि क्या था फ्रेंड्स, एल नीनो का मतलब क्या है, आपका रेनफॉल कम होने वाला था इंडिया के ऊपर और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में रेनफॉल बढ़ने वाला था आपका। तो आपने देखा कि इस साल आपका रेनफॉल एवरेज या नॉर्मल हुआ। सोचिए अगर 1997 में सिर्फ एल नीनो हुआ होता तो हमारा बारिश कम होता, पर क्योंकि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी हो गया तो आपका रेनफॉल नॉर्मल हुआ। करेक्ट, सो दिस इज पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जहां पे अरेबियन सी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है बे ऑफ बंगाल से। अब देखते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। इन दिस केस फ्रेंड्स आप देखेंगे आपका बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर है ज्यादा अब अरेबियन सी से, यानी कि अब लो प्रेशर बना है इधर और एक लो प्रेशर है इंडिया के ऊपर। अब सोचिए फ्रेंड्स, वही हवा जो मैस्करीन आइलैंड से चल के आ रहा है मेरा, अब उसके पास दो ऑप्शंस है, एक पार्ट जाएगा इंडिया की साइड, एक पार्ट जाएगा इंडोनेशिया के साइड। सोचिए, जो चीज आपके अरेबियन सी के होने से एक साथ इंडिया की तरफ पुश या पुल होता, अब वो बट गया, बंटवारा हो गया उस हवा का। एक पार्ट गया इंडिया की साइड, एक पार्ट गया इंडोनेशिया की साइड। और इसीलिए आप देखेंगे कि नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में इंडिया के ऊपर होता है रेनफॉल कम, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का गर्म होने से जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, वो उस हवा को खींच लेता है इंडोनेशिया की तरफ। समझा फ्रेंड्स? तो यही है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। अब मुझे आप खुद बताइए फ्रेंड्स, अगर मेरा ला नीना चल रहा है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल के साथ, तो क्या होगा मेरा रेनफॉल? विल इट बी हाई और लो? ओके, लेट मी नो द आंसर टू दिस फ्रेंड्स। ओके, चलिए, ये था पूरा का पूरा रिवीजन ऑफ क्लाइमेटोलॉजीज मोस्ट ऑपरेटिव टॉपिक्स। मैंने अटेम्प्ट किया है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी में फटाफट आपको रिवाइज करा सकूं। ओके, और ज्योग्राफी ऑप्शनल के इच्छुक स्टूडेंट्स, देखिए फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से क्लास में अटेम्प्ट करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझने का। ओके, एंड टू एंड समझना है, कॉज इफेक्ट के साथ समझना है, नोट मेकिंग के साथ समझना है, आंसर राइटिंग के साथ समझना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखते हुए समझना है। ठीक है, तो हमारा बैच अभी चालू हुआ है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं स्टडी IQ के प्रतिज्ञा प्लस बैचेस के अंदर ज्योग्राफी ऑप्शनल बाय मी भुवन अपूर्व झा, तो जल्दी से जाएंगे आप स्टडी IQ के वेबसाइट और साइन अप करेंगे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन सेल 10 साल के बाद एक ऐसा सेल आया है जहां पे अनप्रेसिडेंटेड डिस्काउंट दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो फायदा उठाइए इस मौके का। ओके, और कैसे फायदा उठा सकते हैं आप फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से आपको बतला भी देते हैं। तो ये रहा स्टडी IQ का वेबसाइट। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे UPSC ऑप्शनल लाइव लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे इस पे। थोड़ा नीचे जाइए तो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल, आप लोगों का पसंदीदा सब्जेक्ट है,
सबसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स में से एक है, हम लोगों ने अभी देखा है कि नहीं, रटने रटाने का सीन ही नहीं है इसमें। तो आप देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल बैचेस, सबसे पहले वाले पे क्लिक करिए बाय भुवन अपूर्व झा। ओके, इसमें बाय द वे मैं आपको बता दूं, दो चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। पहला, हम आपको एनसीईआरटीज फ्री देंगे, और दूसरा, आपको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे साइट। क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग पे निर्भर करता है मेंस से इंटरव्यू का वो छलांग। तो अगर हम आपके साथ आंसर राइटिंग पे काम नहीं करेंगे तो फिर ये एफर्ट का क्या फायदा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग आपके लिए इंक्लूडेड है इस कोर्स के अंदर। ओके, तो यहां पे बाय नाउ पे आप जाएं, और उसके बाद ऑफर्स अवेलेबल में आपने अप्लाई करना है कोड ऑल कैप्स में BALIVE, BA लाइव, और अप्लाई पे गोली मारो। और ये देखो पूरा का पूरा आपको 14,400 रुपए में, बाय द वे ये बता दूं ये लोवेस्ट प्राइस है, इससे नीचे अब ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करेंगे, है कि नहीं। क्वालिटी भी तो चाहिए, है कि नहीं। एंड ऑफ द डे आप कोचिंग ले रहे हो इस मंशा के साथ कि आप एग्जाम क्लियर करो, तो इसीलिए जल्दी से जुड़िए मेरे साथ मेरे बैचेस में। स्टडी IQ के वेबसाइट पे आपको साइन अप लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप पालेंगे, या अगर कोई डाउट होता है मेरे साथ जुड़िए मेरे इंस्टाग्राम पे, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट फॉर द साइन अप प्रोसेस। बस इतना ध्यान रखेंगे कि आपको कोड यूज करना है BALIVE, BA लाइव आपने यूज करना है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको हम बतला देते हैं बाकी सारा भी क्या क्या है। किधर गया हमारा स्लाइड, डिड वी क्लोज इट? अच्छा ये नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 2025 के स्टूडेंट्स, हाँ अभी तक अगर प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हो तो वैसे देरी तो नहीं हुई है, और ज्योग्राफी GS जो है बड़ा आसान सा है, हाइप है बस ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आपको मेरे साथ मेरे क्लास में जुड़ना पड़ेगा। ये जो नोट्स हम आपको बता रहे थे ना, ये क्लास के हमारे नोट्स हैं, हम इन्हीं को यूज करके अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किए हैं। ये GS ज्योग्राफी के ही नोट्स थे। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि प्रतिज्ञा प्लस बैच के अंदर आपको पहला फायदा है, आपको फीस रिफंड होता है। चाहे 2025, 26, 27 के स्टूडेंट हो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा मौका है, इस फाउंडेशनल सेल का फायदा उठाओ। अनप्रेसिडेंटेड डिस्काउंट है फ्रेंड्स, आप एक बार चेकआउट तो करिए बस। ओके, तो आप देखेंगे 2025 के स्टूडेंट्स, सबसे पहला आपको पूरा का पूरा फी रिफंड किया जाएगा जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, यानी कि जीरो कॉस्ट पे प्रिपेयर कर रहे हो आप, जीरो कॉस्ट, ना सिर्फ प्रीलिम्स पर इंटरव्यू और मेंस भी। ओके, कहां मिलता है ऐसा अपॉर्चुनिटी, हमारे टाइम पे तो 1.5 2 लाख रुपए हम लोग फीस भर के आए हुए हैं। ओके, और दूसरा आप देखेंगे हर हफ्ते आप 11,000 रुपए जीत सकते हो। जी हाँ, अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू अर्न व्हाइल यू लर्न। हर हफ्ते आपके होंगे टेस्ट के टॉपर को स्टडी IQ की तरफ से दिया जाएगा 11,000 रुपए का प्राइस मनी। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका जो प्रीलिम्स का सिलेक्शन है वो बेस्ड है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पे। क्या आप अच्छे से, प्यार से, कंसंट्रेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ 100 MCQ लगा सकते हो 2 घंटे में, है कि नहीं। वो 9:30 से 11:30 की जो अवधि है प्रीलिम्स में, उसमें कितने लाइव्स बनते बिखरते हैं, और किस किस चीज पे बनते बिखरते हैं, कि आपको नॉलेज कितना है, पॉइंट नंबर 1, और क्या आप सवाल लगाने में माहिर हो, पॉइंट नंबर 2। तो इसीलिए आप प्रतिज्ञा प्लस बैच के अंदर ये पूरा फोकस रखा गया कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पे डे 1 से फोकस करो। ओके, तो हर हफ्ते 11,000 रुपए कोई भी सीरियस कैंडिडेट अपने लिए ले जा सकते हैं। अभी साइन अप करने के लिए आपको यूज करना है कोड BALIVE, BA लाइव। चलिए दिखाते हैं जल्दी से कैसे। ओके, लेट्स क्विकली गो फ्रेंड्स, चेकआउट कैसे किया जाता है। ये देखिए, फर्स्ट स्टडी IQ के होम पेज पे जाएंगे, ये रहा फाउंडेशन P2I लाइव इंग्लिश बैचेस। ओके, नीचे जाएंगे, ये देखिए 2025, 26, 27 जिसके लिए भी साइन अप कर रहे हो, लिंक्स अवेलेबल हैं, तरीका सेम है। ओके, 25 वाले स्टूडेंट्स क्लिक करिए इधर, मात्र 600 रुपए में आप पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, मतलब अनबिलीवेबल ऑफर है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए ये देखिए, बाय नाउ पे जाएं। ओके, ऑफर्स अवेलेबल, कूपन कोड ऑल कैप्स में BALIVE, अप्लाई पे क्लिक करो। देखो फ्रेंड्स, क्या मैसिव डिस्काउंट, 21,500 रुपए में 5,500 रुपए लगभग आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये आपको रिफंड होना है, जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो ये 21,500 आपके बैंक अकाउंट में वापस गए, है कि नहीं। साथ में आप हर हफ्ते 11,000 रुपए जीत सकते हो, करेक्ट। तो अभी जुड़िए फ्रेंड्स, इसके बाद अब यू हैव नो एक्सक्यूज टू नॉट एसोसिएट विद स्टडी IQ's प्रतिज्ञा प्लस बैच। ये 10 साल बेमिसाल का जो एक प्रतिज्ञा का प्रण लेके हम लोग आगे बढ़े हैं कि अगले साल भारी मात्रा में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना चाहिए प्रीलिम्स में, भारी मात्रा में मेंस में। जुड़िए उस मुहिम के साथ, एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ फैकल्टी, द बेस्ट ऑफ गाइडेंस। ओके, चलो 2025 के स्टूडेंट्स मैंने आपको तरीका बता दिया, 2026 के स्टूडेंट्स भी वैसे ही साइन अप करेंगे, 2027 के स्टूडेंट्स भी वैसे ही साइन अप करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आज का जो पूरा डिस्कशन था, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में,
ठीक है, एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर सेट मंगाइए स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से, 1000 एमसीक्यू सीरीज। क्या उम्दा सवाल है इसमें, हाँ, कॉन्सेप्चुअल हो, फैक्चुअल हो, असर्शन रीजनिंग सवाल हो, बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज इस पूरे सेट में है। 1000 एमसीक्यू सीरीज सेट बाय स्टडी आईक्यू। ओके, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज करना है कोड BALIVE। चलिए ये भी बतला देते हैं आपको कैसे साइन अप कर सकते हैं इसके लिए। लेट्स गो टू द स्टडी आईक्यू होम पेज फ्रेंड्स। ओके, होम पेज पे ही सर्च बार है, वहां पे लिखिए ना 1000, 1000 लिखोगे तो ये देखो सेट ऑफ 5 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज। हाँ, इसको क्लिक करिए, बाय नाउ पे जाइए। वंस अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ऑफर्स अवेलेबल पे आप यूज करेंगे कोड BALIVE एंटर। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा का पूरा 5 किताब का सेट आप अपने लिए अर्जित कर सकते हैं मात्र 1299 रुपए में। बताइए, 300 रुपए से कम किताब आपको मिल रहा है पर किताब, और क्या चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पे फोकस करिए बंधुओं, क्योंकि उसी पे पूरा का पूरा सिलेक्शन निर्भर है, राइट। ओके, इस डिस्कशन से रिलेटेड और सवाल मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम पे। ओके, भुवन स्टडी आईक्यू के नाम से सर्च करना बंधुओं, आपको पूरा का पूरा सवाल का कॉम्पेंडियम मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो जुड़िए मेरे साथ इंस्टाग्राम पे। कोई भी और टॉपिक्स जिस पे आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियोस बनाएं, जैसे आज क्लाइमेटोलॉजी का रिवीजन लेक्चर किया, वैसे और भी कोई टॉपिक्स हैं क्या आपके मन में, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर करिए इस वीडियो को। ओके, जो सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या जल्दी से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम वीडियो है। ओके, सो मेक यूज ऑफ इट, राइट। और स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल, जीएस कोर्सेज 2025, 26, 27 या बुक ले रहे हो, टेस्ट सीरीज ले रहे हो, ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज ले रहे हो, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज ले रहे हो, मैक्सिमम डिस्काउंट आपने पाना है व्हेन यू गो अहेड एंड यूज द कोड BALIVE। ठीक है, चलो बंधुओं, इट वाज फन प्रेजेंटिंग दिस डिस्कशन। कोई भी डाउट हो, कोई भी ग्रीवेंस हो, सजेशन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट, ओके, एंड डू शेयर दिस एंटायर वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून विथ माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।